गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th में फिज़िक्स में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ 8 प्लैनेट्स भी हैं और ये सब मिलकर के हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। बच्चों, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। And the certain celestial bodies which revolve around the planets are called satellites. Satellites जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट मून है, इसी तरह से जो मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के भी हैं 63, मैक्सिमम सैटेलाइट जुपिटर के ही होते हैं, सैटर्न के 31 हैं, इसी तरह से अन्य ग्रहों के भी और सभी प्लैनेट्स के भी अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लैनेटरी मोशन की, यानी ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है उसके विषय में केपलर ने कुछ लॉज दिए थे। इन्हें हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम कहते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहलाता है, ये है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। मीन्स जो कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी दीर्घ वृत्त के आकार की कक्षाओं में वो रिवॉल्व करता है और सन जो है वो सभी एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी भी एक फोकस पर होता है। सेकेंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड, और ये लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन का रिवोल्यूशन करते समय जो भी उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी एरियल वेलोसिटी, जो हम लोग सिंपल वेलोसिटी की बात करते हैं वो होती है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मीन्स एक यूनिट टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। इसी तरह होती है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी में यूनिट टाइम पीरियड में जितना एरिया कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। मीन्स एरियल वेलोसिटी इज रेट ऑफ या कहें कि कवर्ड एरिया इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी रिवोल्यूशन करते समय फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। मीन्स अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स आउट equal area in equal time. That is, the aerial speed of the planet remains constant. इसके बाद थर्ड लॉ है टाइम पीरियड का लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स उसका एक रिवोल्यूशन पूरा करने का समय, एक आवर्त पूरा करने का समय, वो सन का एक पूरा चक्कर वो कितने टाइम पीरियड में लगा रहा है, यही टाइम पीरियड, उसका टाइम इंटरवल, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं एंड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। This a cube is the maximum या mean distance between Earth and planet। बच्चों, इलिप्स की 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है मेजर एक्सिस और दूसरी होती है माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस है उसको हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर एक्सिस को 2b से।
तो ये जो A है वो सेमी मेजर एक्सिस बताता है और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब लेते हैं यहाँ पर। तो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of any planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit. Now we can talk about Newton's law of universal gravitation. न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के द्वारा हम दो मैसिव बॉडीज़ के बीच में, मैसिव बॉडीज़ मीन्स ऐसी बॉडीज़ जिनमें द्रव्यमान होते हैं, तो किसी भी ऐसी बॉडी जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें अपना गुरुत्वाकर्षण का बल भी होता है। तो दो मैसिव बॉडीज़ अगर हम ले रहे हैं, एक है m1 दूसरी है m2, तो इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस नियम के द्वारा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ इनके बीच की दूरी जो r है, r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों को मिला कर के देखते हैं तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर एक कांस्टेंट आ जाता है g। ये जो कांस्टेंट है g, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस कैपिटल G का वैल्यू कहीं भी कभी भी नहीं बदलता है, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा रहता है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों, कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके इस मान को प्राप्त किया गया है। और वैसे G की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें दो मैसिव बॉडीज़ मिली हुई हैं, उनके बीच में वो कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, देन G विल बी इक्वल टू F r square upon m1 into m2, where F is the force between m1 and m2 and r is the distance between m1 and m2. यूनिट जो SI यूनिट है G की वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड डायमेंशंस आर m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन आप अपने आप से फाइंड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन Fg एंड Fe। Fg is called gravitational force between two bodies and Fe is called electrical force between two charges। अब अगर यहाँ पर हम बात करें दो प्रोटॉन्स की, तो दो प्रोटॉन्स का कुछ वेट होता है m1 और m2। अगर हम दो प्रोटॉन्स ही लें तो दोनों का मास सेम होगा, तो यहाँ पर m1 और m2 का मास सेम होगा। देन Fg विल बी गिवन बाय g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर जो प्रोटॉन्स के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन करना चाहें तो m1 और m2 की जगह हम प्रोटॉन का मास रखेंगे, और r स्क्वायर अगर इनके बीच की दूरी हम कुछ ले लें, ऐसी दूरी जिस पर इनका जो इफ़ेक्टिव फोर्स है वो काम करता हो। इसी तरह से Fe इलेक्ट्रिकल, क्योंकि प्रोटॉन चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स हैं इसलिए इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस फार्मूला इज कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अब इन दोनों में हम m1 और m2 और q1 और q2 का मान रख करके, और यहाँ पर g की वैल्यू हमने ऊपर बताई ही है
कांस्टेंट f 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके हम fg और fe का जब कंपैरिजन करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, तो ये 10⁻43 के इक्वल आता है। अब इससे हमें ये पता चल जाता है कि fg जो है वो fe के कंपैरिजन में काफ़ी वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है। प्रोटॉन्स के बीच में ये, अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स के, और इलेक्ट्रिकल फोर्स 10⁻43 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पृथ्वी की सतह पर कोई एक m मास का पार्टिकल या m मास की बॉडी रखी हुई है, तो उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम न्यूटन के नियम से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालेंगे। F = G(m(e)m/r², जहाँ m(e) मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r(e) पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसको हम उसके वेट का कैलकुलेशन, यानी उस पर लगने वाला बल जो है वो उसके वेट के, उसके भार के बराबर होता है, यानी F = mg। पृथ्वी पर रखी हुई किसी भी वस्तु का भार जो है वो mg लिया जाता है, और यही भार उस बल के बराबर होता है जो पृथ्वी उस वस्तु पर लगाती है। तो बच्चों, इन दोनों ही, चूँकि ये दोनों ही उसी वस्तु पर लगने वाले बल हैं और ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये उसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 2 का, और हमें मिलेगी g की वैल्यू, जिससे हम g की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड g विल बी इक्वल टू G me/re², where small g is acceleration due to gravity, capital G is universal gravitational constant, me is the mass of earth, me is mass of earth, and re is radius of earth. Now we can calculate mass and density of earth also. Mass of earth is given by the above formula, me is equals to G(re²)G। अगर हमें किसी भी प्लेस पर g की वैल्यू, स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो हम लोग जनरली 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर लेते हैं किसी भी प्लेस पर, और ये जो g की वैल्यू है ये चेंज भी होती है पृथ्वी पर। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ g की वैल्यू चेंज होती रहती है, या पृथ्वी की गहराई में जाने पर, डेप्थ में जाने पर भी g की वैल्यू चेंज होती है। तो मास तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें g की वैल्यू पता हो, re की वैल्यू यानी पृथ्वी की त्रिज्या पता हो, और g, कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो हमको पता ही है। तो इस तरह से हम me मास निकाल लेते हैं अर्थ का, जो कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली होता है। इसके बाद डेंसिटी निकालने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम है, चूँकि पृथ्वी को हम पृथ्वी एक स्फीयर की तरह है लगभग, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम इसका लेंगे 4/3 पाई re³, और इनटू डेंसिटी हम मान रहे हैं रो। तो ये जो 4 पाई re³ इंटू रो, ये है पृथ्वी का मास, जो अर्थ का मास है वो हम इस एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, और अर्थ का मास हम इससे भी दिखा सकते हैं G(re²)G से भी, और दोनों ही मास ऑफ अर्थ हैं तो दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे और इससे हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों को जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 4/3 पाई re³ रो इज इक्वल्स टू G(re²)G।
रो विल बी इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई आर ई इंटू जी। यहाँ के आर ई स्क्वायर से ये आर ई क्यूब कैंसिल होगा तो केवल एक आर ई यहाँ पर बचेगा। तो इस तरह से हमें अर्थ का मास और डेंसिटी दोनों ही ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू में जो भी वेरिएशन, जो चेंजेस आते हैं पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर या उसकी गहराई में जाने पर, इनका दोनों का ही डेरिवेशन था कोर्स में, बट इस बार 30% कोर्स जो रिड्यूस किया गया है उसकी वजह से इसका डेरिवेशन भी नहीं है और ये फॉर्मूला भी शायद नहीं है। लेकिन आगे के लिए आपको ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी है कि वेरिएशन होता है जी की वैल्यूज़ में, यानी ग्रेविटी की वैल्यूज़ में वेरिएशन होता है। ये इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाने पर जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है? ये डिक्रीज़ करती है। सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर ये वैल्यू डिक्रीज़ करती है। और अगर हम कुछ हाइट h पर जाएं अर्थ से, तो h हाइट पर जो g की वैल्यू होगी वो अगर g डैश ले लें हम लोग, तो g डैश विल बी इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई होल स्क्वायर। इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ डेप्थ, जब हम अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ गहराई में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। और ये डिक्रीज्ड वैल्यू जो है वो हम इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो दोनों ही, चाहे हम ऊंचाई पर जाएं और चाहे हम गहराई में जाएं, दोनों ही बातों में जी की वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से डिक्रीज़ करती है। इसके बाद बच्चों बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र। फील्ड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई मैसिव बॉडी रखी हुई है और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर हम उस बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो उस पूरे एरिया को, उसके आसपास के उस एरिया को हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे कि सिंपली हम लोग मैग्नेट, जनरली हम लोग बच्चे अपने खेलने में भी यूज़ करते हैं, और मैग्नेट के आसपास कुछ दूरी पर ही अगर हम कोई लोहे का सामान, आयरन की कोई पिन या कुछ रख देते हैं तो वो अपने आप ही मैग्नेट उसको खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और वो चीज़ जाकर उससे चिपक जाती है। बिल्कुल बच्चों ठीक ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी काम करती है। कोई भी मैसिव बॉडी के आसपास का वो एरिया जहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा पाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट कर पाती है किसी बॉडी के ऊपर, उस फील्ड को या उस एरिया को, उस मैसिव बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसकी वजह से ही चीज़ें अर्थ की सरफेस पर टिकी रह पाती हैं और आप इस सरफेस पर चल पाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा मेजर किया जाता है और इसे I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल्स टू F अपॉन M। F अपॉन M इज, F इज ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन M इज द मैसिव बॉडी जिसके ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। देन I विल बी इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। इसको सिंपली हम न्यूटन के फॉर्मूला से ही इसे हम देख पा रहे हैं। F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल M जो मैसिव बॉडी है, वो बड़ी बॉडी जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और स्मॉल m वो छोटी मैसिव बॉडी है जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर होगा, और वहाँ से हमने स्मॉल m को F के नीचे कर दिया है। F और m का जो रेशियो है यही इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम अर्थ के लिए देखें तो अर्थ की सरफेस पर भी यहाँ पर जो मैसिव बॉडी है सिंपली उसकी जगह पर मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और आर की जगह पर जो है
वो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर I विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। एम जो है वो कोई भी बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पर है, और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कैपिटल जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एम ई मास ऑफ अर्थ एंड आर ई स्क्वायर, वेयर आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर वो जो स्मॉल एम का मास है वो अर्थ से कुछ ऊंचाई पर हो, मान लीजिए h ऊंचाई पर हो, तो यहाँ पर ये जो आर ई लिखा हुआ है, बस इस आर ई की जगह हमको सिंपली आर ई प्लस एच कर देना है और उसका होल स्क्वायर ले लेना है। यानी कि आपके पास जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो होगी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव। जो पोटेंशियल है वो सिंपली कार्य से जुड़ा हुआ है, वर्क से जुड़ा हुआ है, कि किसी भी मास को, m को, या सिंपली हम कहें कि यूनिट मास को इनफाइनाइट दूरी से फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होता है वही वर्क डन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं W अपॉन m से, वर्क डन अपॉन मास, क्योंकि यहाँ पर यूनिट मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने की बात हो रही है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब भी हम इनफाइनाइट से किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाएंगे तो लाने में हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा। वर्क कैन नॉट बी डन, वर्क इज गेन्ड। वर्क जो है वो हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर वर्क गेन होगा तो ये वर्क जो है वो निगेटिव रहेगा। इसीलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन नहीं होता है बल्कि वर्क गेन होता है। अब अगर हम मास m को यूनिट कर लें, जैसा कि डेफिनीशन में भी है, तो F विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और वर्क डन जो होगा मास को लाने में वो होगा F इंटू डी आर, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर हम एक छोटी डिस्टेंस डी आर ले आते हैं, मास m को B से A तक ले आते हैं और ये डिस्टेंस है डी आर, तो इतनी डिस्टेंस चलने में कितना वर्क डन हुआ, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी आर, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे दूरी। देन एफ की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये जो डी डब्ल्यू है, चूँकि ये बहुत छोटी दूरी के लिए है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस को कवर करने में किया गया कार्य है, तो पूरी डिस्टेंस इनफाइनाइट से लेकर के आर पॉइंट पर जो ये ए पॉइंट है यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन हमको मिलेगा इंटीग्रेट करने से। जब हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लिमिट आर टू इन्फिनिटी, W will be equal to integration r to infinity gm upon r square dr, where gm कांस्टेंट होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन आर, और -1 अपॉन आर को जब हम r से इन्फिनिटी तक वैल्यू रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे, तो लिमिट्स रखने पर 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो यहाँ पर हमारे पास जी एम अपॉन आर होगा और v की वैल्यू होगी -gm अपॉन आर। अर्थ की सरफेस के ऊपर बात करें तो सिंपली हम इस m को रिप्लेस कर देंगे me से और r को रिप्लेस कर देंगे re से, तो जी एम ई अपॉन आर ई हो जाएगा यहाँ पर v की वैल्यू, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज -gme अपॉन आर ई
और इसको हम चेंज कर सकते हैं। फार्मूला जो हमने पहले ही जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन देखा था, वहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये आ जाएगा -GRE। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ हमको अवेलेबल होंगी। इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन जो है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और वर्क डन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक लाने में किया गया काम। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एफ डी आर, बिल्कुल वैसे ही फोर्स की वैल्यू Gmm/r² dr। Gmm इज कांस्टेंट, इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेशन 1/r² dr। 1/r² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -1/r, और we get the value Gmm into -1/r limits from infinity to r। अब जब इन्फिनिटी और r दोनों लिमिट्स रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा -Gmm/r। तो ये वर्क डन है, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज U एंड इज इक्वल्स टू -Gmm/r। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी की। तो वहाँ पर बस हमें m को me से रिप्लेस करना है और r को re से रिप्लेस करना है। तो u इज इक्वल्स टू -Gmem/re। अगर अर्थ की सरफेस से h हाइट पर जाते हैं और उस h हाइट वाले पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें, तो हम RE में बस h को और ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा u इज इक्वल्स टू -Gmem/re प्लस h। तो ये था आपका चैप्टर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हमने जो भी पढ़ा, प्लैनेटरी मोशन और ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी को आप बुक से रिवाइज करिए और बुक में दी गई एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। थैंक यू बच्चों।